नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज हम लोग टॉपिक इशूज ऑफ शेयर्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विथ रिगार्ड टू मार्क्स है। 18 मार्क्स का ये वेट कैरी करता है, तो इतने बड़े मार्क्स को एक्वायर करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। इशूज ऑफ शेयर्स ये कंपनी से रिलेटेड होता है। कंपनी का मतलब अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ये कंपनी। तो सबसे पहले बच्चों, हम आपको एक डिस्कशन करेंगे जर्नी ऑफ अ कंपनी। कैसे ये कंपनी की जर्नी होती है पूरी। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लिया एक बंदा है, उसका नाम है रणवीर। ये रणवीर नाम का एक बंदा है और ये चाहता है कि मैं भी बिजनेस करूं। इसे बिजनेस से बड़ा लगाव भी है, इंटरेस्ट भी है काफ़ी। और लेकिन इसके पास पैसे की थोड़ी कमी है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है और किसी तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशन में ये पड़ना भी नहीं चाहता है। तो फिर ये क्या करता है, खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर देता है। और इस बिजनेस को हम क्या कहते हैं? इस बिजनेस को बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है। अब ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ये रन कराता है, कुछ दिन काम करने के बाद इसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है, इसे काफ़ी प्रॉफिट भी आने लगती है। बट कुछ समय के बाद इसे मन करता है कि इसे और एक्सपेंड कैसे कराया जाए, क्योंकि इसके साथ कैपिटल लगाने की एक लिमिटेशन है। तो क्या करता है, वो अपने एक फ्रेंड, जो क्लोज फ्रेंड है, उसको अप्रोच करता है, जिसका नाम है बॉबी। उसे इंसिस्ट करता है कि भाई मैं बिजनेस तो कर रहा हूं और बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ भी है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ बिजनेस में लग जाओ एज ओनर, और हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। तो कैपिटल कुछ आप लेकर आओगे तो कैपिटल भी रेज हो जाएगा, और जो काम करने की जो मैनेजरियल स्किल है हम दो मिलकर करेंगे, तो मैनेजर जो उनकी लिमिटेशन है, कैपेबिलिटी है, वो भी बढ़ जाएगी। तो बॉबी इसके साथ मिल जाता है और मिलकर बिजनेस दोनों कोई मिलकर करते हैं। ये बिजनेस जब मिलकर करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट करा देते हैं। पार्टनर सॉरी पार्टनरशिप बिजनेस में इसे कन्वर्ट करा देते हैं। बाद में ग्रोथ को देखते हुए कई और पार्टनर ये अपने साथ अटैच करते हैं और फिर बड़े मजे में बिजनेस करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद इन्हें फिर फील होता है कि नहीं, बिजनेस का और भी एक्सपेंशन होना चाहिए, लेकिन वही कि कैपिटल की लिमिटेशन है एंड द लाइबिलिटीज अभी इनके साथ अनलिमिटेड होती है। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना हम लोग और लोगों को मिलाकर बिजनेस को स्टार्ट किया जाए और एक कंपनी बना देते हैं। और ये कंपनी बनाते हैं अपने रिलेटिव्स, कलीग्स को मिलाकर, वो पैसे लेते हैं और एक कंपनी बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें ये लोग मैक्सिमम 200 मेंबर्स से पैसे इन्वेस्ट करा सकते हैं और उसके थ्रू इनके कैपिटल काफ़ी रेज हो जाती है, इनकी जो मैनेजर कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी लाइबिलिटी जो है कुछ हद तक लिमिटेड ही रहती है। नाउ आगे ये लोग, इनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में काफ़ी अच्छी होने लगती है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी होने लगती है, काफ़ी यहाँ इन्वेस्ट करने वाले सारे इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट भी अच्छी तरह से मिलने लगती है। लेकिन कुछ दिन के बाद इन्हें बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी समझ में आती है, जिसमें उन्हें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस लगाने की बात होती है। अब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस वो 200% से तो नहीं लगा सकते। तब क्या करते हैं, तब ये लोग सोचते हैं क्यों ना हम लोग इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कन्वर्ट कर दे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सॉरी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये लोग मिलकर बनाते हैं।
ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी की क्या खासियत है? देखो बच्चों, प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं, वेयर एज इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर्स है या मेंबर्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। तभी तो इतनी बड़ी रकम जो है कैपिटल के रूप में इस कंपनी को मिल जाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, आम जनता पैसे इन्वेस्ट करती है कैपिटल के नाम पर, तो कंपनी का जो रिक्वायर्ड जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो उसे काफी सारे पब्लिक के थ्रू मिल जाती है। तो यहां पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ये फॉर्मेशन करती है। अब इसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या लीगल प्रोसीड्यूर्स है उस पर हम लोग आज बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने से उसे जो पैसे मिलते हैं उस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अब समझना ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जो फंड आते हैं वो किस किस सोर्स से आते हैं। तो मेनली बच्चों, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है इसे 2 सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं। एक है कि कंपनी इन्वेस्टर से लोन्स लेकर या डिबेंचर्स इशू करके पैसे रेज कर लेती है, और दूसरा जो सोर्स है वो शेयर कैपिटल के नाम पर पैसे रेज करती है। डिबेंचर्स या लोन के नाम पर जब कंपनी को पैसे आते हैं तो कंपनी को एक फिक्स रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होता है, और जब इन्वेस्टर शेयर कैपिटल के नाम पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट का शेयर मिलता है, उन्हें डिविडेंड मिलता है। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल का मतलब है कि हर बंदा कैपिटल के नाम पर कुछ ना कुछ शेयर अपना इन्वेस्ट करता है। अब ये जो शेयर है ये होता क्या है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में कैपिटल के नाम पर, शेयर कैपिटल के नाम पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है आप कंपनी के एक मेंबर हो, आप एक पार्ट ओनर हो, और आपको शेयर होल्डर्स बोला जाता है। और जो भी पैसे आप शेयर होल्डर्स के रूप में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो बच्चों, ये शेयर कैपिटल की बात आप समझ रहे हो। नाउ शेयर कैपिटल जो होता है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने बीएसटी में 11th में पढ़ा होगा, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। हालांकि इसकी डिटेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो 12th के सिलेबस का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ इसके नेम को समझना ही जरूरी है बस। प्रेफरेंस का मतलब ऐसे भी लगता है कि इसे किसी न किसी पॉइंट पर प्रेफरेंस दिए जाते हैं। जनरली 2 प्रेफरेंसेस इस शेयर कैपिटल को मिलते हैं। वो क्या है कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और जब डिविडेंड के रूप में पैसे देती है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देते हैं, उसके बाद ही डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो ये एक प्रेफरेंस इसको मिल रहा है। दूसरी प्रेफरेंस है कि अगर कंपनी इन केस वाइंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो जब कैपिटल लौटाने की बात होती है तो इसको पैसे देने से पहले प्रेफरेंस इस शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो इस तरह से ये शेयर कैपिटल के 2 पार्ट को भी आपने समझ लिया। अब कंपनी में जो पैसा आप इन्वेस्ट कराओगे तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज होगी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको अवेल कराती है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक प्रोस्पेक्टस भी होता है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या चीज है इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी बच्चे का एडमिशन आपके पेरेंट आप किसी स्कूल में ले जाके कराते हैं तो उन्हें भी एडमिशन फॉर्म मिलते हैं। वो एक तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और साथ में स्कूल वाले एक बुकलेट भी प्रोवाइड कराते हैं। वो टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है। उस बुकलेट में क्या होता है कि स्कूल का सारा डिटेल्स इंफॉर्मेशन उसमें होते हैं। स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट क्या, कब हुआ, अभी तक उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस क्या चल रहे हैं, उनके जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो कितनी तरह के हैं, प्लस उनके जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उनका बिहेवियर, उनका डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें होता है। आपको रिजल्ट्स के इंफॉर्मेशन भी इस बुकलेट में मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन फिर पेरेंट डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मेरे अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराना कितना सिक्योर्ड है, और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो है वो पेरेंट जो है किसी स्कूल में अपना एडमिशन कराते हैं। ठीक उसी तरह से कोई भी कंपनी
जब आपसे कैपिटल के नाम पर पैसे रेज करना चाहती है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें कंपनीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी क्या है, नेम ऑफ एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी क्या है, जो शेयर कैपिटल आपको इशूज करने जा रही है तो कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना मैक्सिमम कैपिटल रेज करेगी और आज आपसे कितना कैपिटल डिमांड कर रही है, जिसे हम इशूड कैपिटल और पहले वाले यानी मैक्सिमम कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। इसकी डिटेलिंग अभी हम लोग अलग से करेंगे। उसके इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। साथ साथ इशूज ऑफ शेयर से रिलेटेड क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसकी भी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। नाउ कॉन्सेंट फ्रॉम द सेबी, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी भी कंसेंट उसमें रहती है। साथ ही लास्ट ईयर का फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। अब इतने सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि हाँ इस कंपनी में हमारा पैसा कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करना सिक्योर्ड रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चे आप इस बात को जानते हो कि अगर आपने डिबेंचर्स के नाम पर या कंपनी को लोन दे रखा है तो आपको गारंटीड इनकम इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आपने शेयर कैपिटल में पैसा इन्वॉल्व किया है, इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी को प्रॉफिट होने के केस में ही आपको प्रॉफिट का शेयर यानी डिविडेंड मिल पाता है। तो आप प्रोस्पेक्टस को देख लो और उसके बेसिस पर फिर आप अपने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोसेस कि आप कैसे पैसा कैपिटल इन्वेस्ट करते हो। हम लोग शेयर कैपिटल को और फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल जो है को कैटेगराइज करते हैं ऑथराइज कैपिटल। अब ये ऑथराइज कैपिटल क्या है? देखो बच्चों, कंपनी अपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एमओयू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखती है कि कंपनी को अपने लाइफ टाइम में कितने मैक्सिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। वो डिटेल्स इसमें रहती है जो कि प्रोस्पेक्टस में भी लिखा होता है। तो एमओयू में से कंपनी ने 20 करोड़ जो है वो मैक्सिमम कैपिटल जो है को डिफाइन कर दिया है कि हाँ इतना अपने लाइफ टाइम में कंपनी अपने लाइफ टाइम में 20 करोड़ रुपीस पब्लिक से या कहीं से पब्लिक से ही बेसिकली वो पैसा इन्वेस्ट कराएगी कैपिटल के नाम पर। लेकिन क्या उसे आज ही ये 20 करोड़ चाहिए? ये कोई जरूरी नहीं है। तो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू इंफॉर्मेशन देती है कि नहीं, मुझे अभी इस 20 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ रुपीस चाहिए कैपिटल के रूप में, और इस कैपिटल का नाम होता है इशूड कैपिटल। से कंपनी ने 1 करोड़ रुपीस पब्लिक से लेने का मन बनाया, तो ये 1 करोड़ रुपीस किस रूप में लेती है? तो कंपनी क्या करती है, पूरे कैपिटल को छोटे छोटे डिनोमिनेशन में डिवाइड करती है, छोटे छोटे पार्ट में, से कि 1 करोड़ रुपीस कंपनी 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर देती है और एक शेयर की वैल्यू होती है 100 रुपीस। यानी कि सबसे पहले छोटे छोटे यूनिट में शेयर बनाती है और पर शेयर की वैल्यू डिसाइड करती है। सपोज आपको कंपनी में 100 शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपको 100 इंटू 100, क्योंकि एक शेयर की फेस वैल्यू, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू। तो आपको 100 इंटू 100 10,000 रुपीज एज शेयर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपने सोचा कि नहीं, मुझे कंपनी में 1000 नंबर ऑफ शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो इसका मतलब आप कंपनी में 1 लाख रुपीस दे रहे हो शेयर कैपिटल के नाम पर। तो इस तरह से शेयर कैपिटल में अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 1 करोड़ क्या, 1 करोड़ टोटल कैपिटल है, और आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप कंपनी के ओनर हो 1% के। तो ये इसी को शेयर बोलते हैं, और आप इस शेयर को ही शेयर होल्डर बोलते हैं। जो इंडिविजुअल ने एक्वायर किया हुआ है उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं, और वो कंपनी के मेंबर भी होते हैं। तो इस तरह से कंपनी इशू करती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, क्या कंपनी ने जितने शेयर इशू किए वो सारे के सारे पब्लिक ने परचेज कर लिए यानी सब्सक्राइब कर लिए? तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो जितने भी शेयर
के लिए पब्लिक एप्लीकेशन डालती है, उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये अलग अलग नाम है जो कि आपको अभी समझना है। इसका डिटेलिंग्स आप जब बैलेंस शीट में जब इसे शो करोगे तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में आपको ये टर्म्स समझ में आनी चाहिए कि होता क्या है। नाउ अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी ने तो पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्ट किए, यस 1 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख नंबर, लेकिन अभी पब्लिक ने पूरे के पूरे सपोज 1 लाख के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, 1 लाख नंबर्स के लिए डाल दिया, या हो सकता है सिर्फ 90,000 के लिए ही एप्लीकेशन आया, या हो सकता है कि एप्लीकेशंस 1 लाख से ज्यादा 1,20,000 के लिए आ गया। तो ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अगर कंपनी का जो इशूड शेयर जो नंबर है वो अगर मान लिया जाए 1 लाख है, वो अगर 1 लाख है तो 1 लाख आने के केस में हो गया कि शेयर जो है फुली सब्सक्राइब हो गए, फुली सब्सक्राइब हो गए। लेकिन अगर ये पूरे के पूरे 1 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, 90,000 लिया है, तो इसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। और अगर 1 लाख शेयर इशूज हुए हैं और पब्लिक ने 1,20,000 के लिए एप्लीकेशन डाल दिया है, तो इसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो अभी हम स्टार्टिंग में आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका मेन यूजेज जो होगा वो थोड़ा बाद में आपको ज्यादा होने वाला है। तो इस तरह से सब्सक्राइब कैपिटल का डिटेल में आप 3 बात समझ रहे हो कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी ने ऑफर दिया, अगर उतने के सारे पब्लिक ने परचेज कर लिए है, क्योंकि कंपनी अपना ओनरशिप सेल कर रही है, तो यू आर परचेज ओनरशिप ऑफ इन द कंपनी। तो आप जितने के लिए परचेज करते हो, अगर 1 लाख के लिए ऑफर दिया, 1 लाख परचेज हो गया पब्लिक के द्वारा, तो उसे फुली सब्सक्राइब बोलते हैं। अगर उससे कम के लिए एप्लीकेशन आए तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बोलते हैं। अगर उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन करते हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी क्या करती है कि उसे ऐसा नहीं कि 120 के एप्लीकेशन आ गए तो कंपनी को 1,20,000 पूरे के पूरे अलॉट करने, नहीं, कंपनी अप टू 1 लाख शेयर ही अलॉट करेगी, बाकी 20,000 का कुछ अरेंजमेंट करेगी, चाहे वो रिफंड कर दे या कोई और भी अदर अरेंजमेंट करेगी, जिसके लिए हम लोग बाद में आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई कि ये टर्म्स क्या होते हैं। नाउ अब ये सब्सक्रिप्शन जो 90,000 आया, अगर ये सब्सक्रिप्शन 1 लाख इशूड में से 80,000 आता तो क्या करती कंपनी, बता दें कि अगर कंपनी ने इशूड किया 1 लाख नंबर ऑफ शेयर, तो एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स, इशूड शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अगर ये तो 90% है, दिस इज 90%, दिस इज 90%, लेकिन ये क्या है 80% है टोटल 1 लाख का। तो अगर लेस देन ये 90% है तो कंपनी फिर इस शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती है, इसके पैसे एप्लीकेशन में कंपनी को रिफंड करनी होती है। तो एक 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो आपको लिखना है 90%। तो बच्चों यहां तक बात आपको समझ में आती है। अब हम लोग छोटी छोटी कुछ और बात को यहां समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 टर्म है, एक होता है कॉल्ड अप एंड पेड अप। ये कैपिटल कॉल्ड अप और पेड अप क्या होते हैं? जैसे कंपनी के शेयर्स हैं 100 रुपीज की, तो कंपनी ने ये क्या 100 रुपीज कंपनी एक ही बार डिमांड करेगी? ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। हो सकता है कंपनी पूरे के पूरे 100 रुपीज, यानी कि जो भी कंपनी के 1 शेयर का फेस वैल्यू है वो पूरा पूरा पब्लिक से अभी डिमांड कर ले, या हो सकता है कंपनी इसे कई इंस्टॉलमेंट में डिमांड करे। अब से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने इस 100 रुपीज के शेयर को कॉल किया है 20 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 30 रुपीज के हिसाब से सेकंड इंस्टॉलमेंट,
फिर 30 के हिसाब से थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड 20 के रुपीज के हिसाब से फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो ये हर इंस्टॉलमेंट का कुछ ना कुछ काम नाम होता है। तो इसे बोलते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने जो कॉल किया पूरा का पूरा 100 कॉल किया। कभी कभी कंपनी ऐसा भी करती है कि उसके इंस्टॉलमेंट तो 4 हैं, लेकिन अभी रिसेंटली वो 3 का डिमांड करती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट को वो कॉल नहीं करती है। तो यहाँ कॉल्ड अप कैपिटल जो है उसका नाम क्या हो जाता है, वो 30 एंड 20 80 रुपीज। यहाँ कॉल्ड अप कैपिटल 80 रुपीज का होता है। अगर कंपनी ने पूरे के पूरे 100 रुपीज डिमांड किए हैं तो कॉल्ड अप कैपिटल का वैल्यू क्या होता है, 100 रुपीज का होता है। ये कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब भी आपको समझ में आ गया। पेड अप कैपिटल का मतलब कि जितने भी पैसे कंपनी ने डिमांड किए हैं उसके नाम पर जितने भी पैसे कंपनी को आते हैं वो उसका पेड अप कैपिटल होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शेयर होल्डर्स कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट का ना दे पाए तो पेड अप कैपिटल फुल नहीं हो सकता है। तो यहां भी हम अंडरस्टैंड करेंगे 2 पार्ट में, एक फुली पेड अप और दूसरा नॉट फुली पेड अप। देखो बच्चों, इसके बारे में डिटेलिंग जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट को जब सीखेंगे, शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाता है बैलेंस शीट में, ये भी हमारा एक टॉपिक है जो कि 3 मार्क्स के आते हैं। तो उसको जब हम लोग सीखेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी जस्ट हम आपको टर्म से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा चैप्टर 18 मार्क्स कैरी करता है, जो कि बड़ा ही साइज है मार्क्स वाइज। और इस पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्रीज ही ज्यादा पढ़नी है आपको। तो ऑब्वियस है इतना मार्क्स कैरी कर रहा है और जर्नल एंट्रीज पढ़नी है तो जर्नल एंट्रीज में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन तो होंगे। हाँ, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, इसमें कई टर्म अभी आएंगे, अभी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन, ये सारे टर्म्स जो भी हैं वो हम बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपको करवाएं। और ये हमारा वीडियो हो सकता है 12 पार्ट से लेकर 15 पार्ट के बीच जा सकता है, और वहां पर हम डिटेल्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के एक एक कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे ताकि आपके 18 मार्क्स पूरी तरह से सिक्योर्ड हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लेक्चर्स है आप वीडियोस देखो, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उसे घर में आप प्रैक्टिस करो। ऐसा हर वीडियो के साथ अगर आप करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके 18 मार्क्स निश्चित रूप से आपको मिल जाने हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग अभी जर्नलिटीज को फोकस करने का काम करेंगे कि इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नलिटीज को अंडरस्टैंड करना, उसको समझने की कोशिश करते हैं और एक क्वेश्चंस के थ्रू उसे समझते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये जो इंस्टॉलमेंट होते हैं उसके कुछ नेम्स हैं। वो क्या है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब 20 रुपीज का कंपनी डिमांड करती है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डालते हो कंपनी में कैपिटल में अपना इन्वेस्टमेंट शो करने के लिए, तो उस समय आपको एक मिनिमम अमाउंट कंपनी डिमांड करती है, तो इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशंस मनी। ठीक है, इसे बोलते हैं एप्लीकेशंस मनी। एप्लीकेशंस मनी के नाम पर जब कंपनी को पैसा रिसीव हो जाता है तो कंपनी फिर अलॉटमेंट प्रोसेस करती है एंड कुछ दिन के बाद आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, यस यू हैव बीन अलॉटेड सच नंबर ऑफ शेयर्स एंड नाउ यू हैव टू डिपॉजिट योर सेकंड इंस्टॉलमेंट। और वो सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो नाम होता है उसे बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। नाउ उसके बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट होता है ना उसे नाम दिया जाता है कॉल्स मनी। अब ये कॉल्स मनी में ये क्या हो गया, ये फर्स्ट कॉल मनी हो गया, ये क्या होगा, ये सेकंड है, चूंकि ये लास्ट है तो इसके साथ हम लिखते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। इस तरह से इसके नेमिंग होते हैं। अगर कंपनी ने सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट का ही डिमांड किया है तो पहला इंस्टॉलमेंट का नाम जो होगा वो एप्लीकेशंस मनी होगा, सेकंड का अलॉटमेंट होगा, और थर्ड चूंकि कॉल मनी लास्ट है तो इसे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे, यानी कि लास्ट कॉल को हमेशा फाइनल के साथ आपको अटैच करके लिखना है। तो क्या कंपनी इसी तरह से इंस्टॉलमेंट डिमांड करती है? नहीं। जब कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट एक ही बार डिमांड करती है, इसको बोलते हैं लंप सम मनी। जब डिमांड करती है तो इसका नाम होता है एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट मनी। तो इस तरह से नेमिंग है, इसको आपको समझना जरूरी है कि अगर इंस्टॉलमेंट में डिमांड कर रही है तो उसके क्या नेमिंग करती है, हर इंस्टॉलमेंट के क्या नेम्स है, और अगर वो लंप सम अमाउंट एट ए टाइम डिमांड करती है तो उसको टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस एंड
अलॉटमेंट मनी। तो बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग हर इंस्टॉलमेंट पर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पैसे का, कंपनी में जो पैसे आ रहे हैं उसके लिए हम एंट्रीज करेंगे। तो उस एंट्रीज को फोकस करते हैं अपने एक क्वेश्चन के थ्रू। तो चलो देखते हैं हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है हमारा वो आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2016 मंगल लिमिटेड वाज फॉर्म विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 lakh डिवाइडेड इनटू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। यानी कि इनका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो नंबर ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स है और 100 रुपीज इच का। क्या कंपनी ने 100 रुपीज लमसम डिमांड किया? तो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 10,000। अच्छा, जो कंपनी ने इशू किया है शेयर वो कितना किया, कितना नंबर ऑफ शेयर किया है? 10,000 नंबर्स के लिए। अगेन बात करते हैं पेबल क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द पेमेंट। तो यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल में 30 एंड लास्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल में 20 रुपीज। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब मतलब पूरा का पूरा 10,000 के नाम पर पैसे आ गए। इसे फुली सब्सक्राइब बोलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग अंडरस्टैंड किए थे। और आगे लिखता मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड इन टाइम। आपको पास करना है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मंगल लिमिटेड। तो बच्चे ये एंट्रीज ही इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एंट्रीज बिल्कुल आसान भी है। बाद में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एंट्रीज को समझने में। अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन भी आपके सामने सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं अपने एक क्वेश्चन के थ्रू इसकी एंट्रीज को अंडरस्टैंड करने की। और अगले वीडियोज में हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आपको आगे का जो एंट्रीज है, जो प्रोसेस है, वो सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, ये यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट है। हर इंस्टॉलमेंट के लिए वी पास 2 एंट्रीज। तो इस तरह से टोटल कितने एंट्रीज आ जाएंगे? 4 इंस्टॉलमेंट है, 2 एंट्रीज फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। तो आप टोटल 8 एंट्रीज यहाँ बनाओगे। आज हम 8 एंट्रीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये इन द बुक्स ऑफ मंगल लिमिटेड हम लोग एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। इन द बुक ऑफ मंगल लिमिटेड। आपको जैसे जर्नलिस्ट का फॉर्मेट होता है ना, उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। अभी हम फॉर्मेट का यूज तो नहीं कर रहे हैं, आपको फॉर्मेट बनाने की आदत डालनी है। सबसे पहले 20 रुपीज करके पैसे आ रहे हैं। नंबर ऑफ इशूड शेयर है 10,000, 20 करके आएंगे तो टोटल पैसे एप्लीकेशंस के नाम पर आ रहे हैं कितने? 2 लाख। तो 2 लाख के लिए एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू इक्विटी शेयर। आप फुल फॉर्म में लिखना 2 लाख। तो ये फर्स्ट एंट्री हुआ। इसका एक नरेशन क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशंस मनी received on 10,000 share at the rate of ₹20 पर शेयर। तो इस तरह से इसके नरेशंस हो गए। ये फर्स्ट जब पैसे आते हैं तो पहले पैसे आते हैं, उसके लिए एंट्री बनती है। और आपको पता है कि ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो आए हैं वो किस नाम पर आए हैं? कैपिटल के नाम पर आए हैं। तो फर्स्ट ये एंट्री करने के बाद जब कंपनी अलॉटमेंट प्रोसेस करती है और डिसाइड करते हैं यस इन सबको अलॉटमेंट कर देना है हमें शेयर कैपिटल के नाम पर, तो फिर अलॉटमेंट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? ये एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। उसके लिए क्या एंट्री होगा? ये ऑलरेडी क्रेडिट में है, जब इसे ट्रांसफर करना होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके लिए क्या नरेशंस होगा? बीइंग
applications money transferred into share capital account। अब बच्चों एक बात देखो कि इस एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, सेकंड वाले एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो वो डेबिट हो रहा है। इस तरह से लेजर में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचा क्या? बैंक डेबिट, और क्रेडिट में क्या बचा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आप याद करो 11th में सबसे स्टार्टिंग में आपने जर्नल सीखा होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आप क्या लिखते थे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां भी वही एंट्री निकल कर आ रही है कि बैंक डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एंट्रीज वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया है फॉर्मेलिटीज की वजह से। नाउ अब जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमने 2 एंट्रीज पास किया, उसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है अलॉटमेंट के लिए एंट्री पास करेंगे। बात करें कि इंस्टॉलमेंट के लिए जो एंट्री पास होगा, अलॉटमेंट के लिए जो एंट्री पास होगा, तो सबसे पहले कंपनी इसके लिए एक ड्यू एंट्री पास करती है। अब ड्यू एंट्री क्यों? क्योंकि जब कंपनी एप्लीकेशंस के नाम पर पैसे ले रही थी तो उस समय कंपनी को पता नहीं था कि उसे कितने पैसे आने वाले, लेकिन एप्लीकेशंस के पैसे आने के बाद कंपनी के पास कंफर्मेशन है कि हाँ इतने लोगों से मुझे पैसे लेना है, और वो एक ड्यू डेट अनाउंस करती है। उस ड्यू डेट पर सारे शेयर होल्डर्स को डेटर्स बनाते हुए वो डेबिट करती है, और उसके लिए एक अलग से नाम लिखती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस तरह से वो सारे शेयर होल्डर्स को डेबिट करते हैं, मतलब अमाउंट रिसीवेबल है। अभी वो रेट दिया हुआ था मेरे ख्याल में, वो रेट कितने का था? वो रेट आपको 30 रुपीज का था। तो 30 रुपीज के हिसाब से 10,000 पर 3 लाख रुपीज के लिए वो अलॉटमेंट का एक ड्यू एंट्री पास करती है। और ये ड्यू एंट्री क्या होता है बच्चों? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कंपनी कैपिटल को क्रेडिट तो कर रही है विदाउट टेकिंग मनी, उसके लिए वो शेयर होल्डर को डेबिट कर रही है, डेटर बना रही है। डेटर को हमेशा डेबिट में रखा जाता है, मतलब इतने लोगों से पैसे आने हैं, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द इन्वेस्टर, इसलिए उसको डेबिट कर रही है। और शेयर कैपिटल चूंकि कंपनी ने इशू कर दिया है, तो उस डेट पर उसके लिए वो कैपिटल को क्रेडिट कर देती है। एंट्री क्या बनता है इसके लिए? नरेशन क्या बनता है? बीइंग allotment money due on 10,000 share at the rate of ₹30 पर शेयर। इस तरह से हम नरेशन इसकी लिखते हैं। और चूंकि आज पर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ ना कि सारे पैसे रिसीव हो गए हैं टाइम पे, तो पैसे जब आ गए हैं अलॉटमेंट के लिए, तो हम फोर्थ एंट्री में फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। और नरेशन बिल्कुल आसान है, बीइंग allotment money received on 10,000 शेयर्स। बस कितना आसान सा ये नरेशन है, आप धीरे धीरे इसको समझते भी जाओगे। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो यहां पर कंपनी ने थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट को डेबिट किया, और अभी फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट को, सॉरी एक गलती हो गई थी यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखना था हमें, इसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखना था, क्योंकि अलॉटमेंट के नाम पर पैसे आ रही है। ठीक है, तो यहां पर ये डेबिट हो रहा है, यहां ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी कैंसिलेशन हो जाती है, बचती है इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट। अगेन वी गेट द सेम एंट्री जो कि एप्लीकेशन के केस में हमने देखा था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
यानी इस एंट्रीज के थ्रू आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं और कैपिटल जो लाइबिलिटीज है ओनर्स के वो बढ़ रहे हैं। इंटरनल जो लाइबिलिटी होल्डर होते हैं वो हमारे ओनर्स होते हैं। तो इस तरह से सारे एंट्रीज में आपको यही दो चीज मिलेगा। चलो बच्चों, अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये फोर्थ एंट्री के बाद जब हम फिफ्थ एंट्री में आते हैं तो बच्चों आप यहां पर देखो, फिफ्थ एंट्री में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। फिफ्थ एंट्री आपका फर्स्ट कॉल से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले अगेन लाइक अलॉटमेंट, जैसे यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने ड्यू एंट्री में लिखा था ना, द सेम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह अब हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट होगा 30 इंटू 10,000 दैट इज 3 लाख, एंड यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू एंट्री में हमने इन्वेस्टर्स को डेबिट किया इन द नेम ऑफ फर्स्ट कॉल। नरेशन इसके सेम वे में होगी जो हमने यहां पर अलॉटमेंट के लिखाया था। बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू जो लिखा था ना, यहां पर लिखना है बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 पर शेयर। तो मैं नरेशन अब नहीं लिख रहा हूं, अब आप समझ रहे होगे। नाउ सिक्स एंट्री में हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पर पूरे पैसे आ गए हैं, ऐसा यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फुली सब्सक्राइब के बाद पैसे भी पूरे के पूरे आ चुके हैं। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख। अब आप ये दोनों एंट्री को सम अप करोगे तो आपको मिलेगा क्या, ये डेबिट है और यहाँ क्रेडिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। बच क्या रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। सो आफ्टर पासिंग टू एंट्रीज यू विल गेट द सेम थिंग, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब लास्ट कॉल जो है हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसके लिए भी हम लोग एंट्री पास करेंगे। सेवेंथ नंबर एंट्री जो हमारा होगा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट कितने का होगा, 20 रुपीज इंटू 10,000 2 लाख का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, और फिर लास्ट में मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, नरेशन वही होगा, बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। तो वो नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, वो आप लोग खुद ही कर लोगे। अब नाउ लास्ट एंट्री में जब पैसे आने का हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, शेयर को भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। आप लोग फुल फॉर्म में लिखना बच्चों, क्योंकि फुल मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां भी देख रहे हो कि इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को डेबिट किया एंड लास्ट एंट्री में हमने इसे क्रेडिट किया, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास बचता है बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आफ्टर पासिंग ऑल एंट्रीज, टोटल 8 एंट्रीज हमने पास किया, रिजल्ट आपको मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये पूरे चैप्टर में आपको इस तरह से जनरल एंट्रीज ही सीखने हैं, और जनरल एंट्रीज का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बदलेगा, थोड़े छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अगर शुरुआत से ही आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो, और घर में एक बार प्रैक्टिस जरूर करना बच्चे, क्योंकि एंट्रीज को लिखने की वजह से क्या होता है ना कि आप में परफेक्शन आने लगते हैं। आपने बहुत सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, राइटिंग मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। तो आपको राइटिंग करना है, क्योंकि पेपर आपको लिखने होते हैं, ओरली तो देना नहीं होता एग्जाम, तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से आदत डालनी चाहिए।
राइटिंग की वजह से आपके कॉन्सेप्शन जो है और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगते हैं। तो आपको करना क्या है, हमारे वीडियोस, हर वीडियोस को देखना है। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ दे रहा हूँ, अभी तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की है। अगले चैप्टर के थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर से रिलेटेड है, हम क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सारे इंफॉर्मेशन आपको समझ में भी आ जाएंगे, और एग्जाम्पल करते रहने से क्या होता है ना, कॉन्सेप्शन बिल्कुल डीपली आपके अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.